हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो के थ्रू जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परिवर्तन, और जो सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का परिवर्तन तो हो गया, प्रकाश का अपवर्तन इस वीडियो में जितने भी प्रकाश की अपवर्तन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सभी के नोट्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पे आप नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनीशन एकदम प्यारा सा होगा। देखिए कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं जी। क्लियर है। अब प्रकाश का अपवर्तन तो ये हो गया। तो यदि प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन पूछ रहा है तो आप लोग ये लिख देंगे बढ़िया सा, और उसमें थोड़ा सा नीचे एक फिगर बना देंगे, तो इसलिए आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा जी। चलिए, अगला हमारा कह रहा है कि प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का जो चाल होता है ना, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए, इसमें लिखा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल जी। उसके आगे कह रहा है कि प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही है जी। उसके बाद कह रहा है कि अन्य माध्यमों की अपेक्षा वायु प्रकाशित विरल माध्यम है, और पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशित सघन माध्यम है जी। बिल्कुल सही बात है। या कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशित विरल माध्यम है। देखिए, वायु की अपेक्षा कांच प्रकाशित सघन माध्यम है, या कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशित विरल माध्यम है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो देखिए, इसमें बेसिकली दिया हुआ शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, बट एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा तेज़ किसमें प्रकाश की चाल होता है, तो यदि वायु और निर्वात दोनों दिया हो तो आप पहले आप निर्वात पे ही निर्वात पे ही मतलब एज अ उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि निर्वात में कुछ ज़्यादा होता है वायु की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और पानी का भी पूछता है और कांच का भी तो पूछता है। ये तीनों से मतलब एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा रट लीजिएगा आप लोग। चलिए जी, अब अगला हमारा है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, कह रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हाँ जी, देखिए इसका फिगर भी यहाँ पे दिया होगा, फिगर से हम लोग समझते हैं। फिगर भाई दिया है, सॉरी इसका फिगर नहीं दिया है, लेकिन इसमें सेकंड वाला जो टॉपिक है इसका फिगर दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। बेसिकली देखिए, कांच से जब ये वायु में जाएगा ना, तो एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरणें जाएंगी तो वो अविलंब से दूर हट जाती हैं, और वही और वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो जाती है, तो वो क्या अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है कि जब कोई प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जी बिना मुड़े वो सीधे निकल जाएगी। देखिए, यहाँ पे फिगर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है जी। चलिए, यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का डिफिनीशन हम देखेंगे। देखिए, अपवर्तनांक अब यहाँ पे आ गया तो इससे एक हो जाता है। देखिए, इसमें इसमें अपवर्तनांक, तो इसमें एक पूछता है, अरे भाई ऊपर हो जाए, हीरे का अपवर्तनांक। देखिए, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और चलिए, तो देखिए अपवर्तनांक का अब डिफिनीशन हम देखते हैं। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। तो बेसिकली इसका डिफिनीशन बहुत ईजी है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछने के बहुत से चांसेस रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो 15 दिन बचा ही है, 15-16 दिन, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसमें इसका फॉर्मूला भी होता है, तो पहले इस कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को हम समझेंगे। देखिए, कह रहे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो शून्य में प्रकाश की चाल अपॉन में उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, यानी कि n इक्वल टू सी अपॉन में सी एम हो जाएगा जी। अब यहाँ पे किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक निकालने की या फिर किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक हमने निकालना है, तो ऊपर तो पहले हम क्या कहेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसे रखेंगे, और अपॉन में जिसकी हमने निकालनी है, कांच का निकालना है, जल का निकालना है, या फिर यदि etc और चीज़ों का निकालना है, तो आप लोग ईजिली उसे अपॉन में कर दीजिएगा। तो
आ जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अपॉन में 2 लाख है, तो इसको जब किया जाएगा ना तो 3/2 आएगा, तो इसका जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि कांच का अपर्तनांक जो होगा ना वो 1.5 हो जाएगा जी। चलिए देखिए, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल 1/1.5 अथवा 2/3 गुना होती है। बिल्कुल सही बात है जी। अब यहाँ पे विस्थापन आता है, पार्श्विक विस्थापन आता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलेंगे जी। देखिए, पार्श्विक विस्थापन। देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। इसमें इसे डी से सूचित किया जाता है, और इसमें जितने भी नोटेशंस है उसको सब आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा कि पोल को किससे सूचित किया जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे सूचित किया जाता है, ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में दे दीजिएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगला हमारे यहाँ पे आ रहा है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक का डिफिनीशन यहाँ पे दिया है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन में n1। तो इसका बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करके आपेक्षिक अपवर्तनांक इसलिए निकाला जा सकता है। देखिए, इसमें आप लोग को कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछने वाला होगा, नहीं पूछेगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं। अगर न्यूमेरिकल आना होगा तो f इज इक्वल टू r/2 से आएगा, वरना दर्पण सूत्र या फिर वो क्या कहते हैं p इज इक्वल टू 1/f। अरे यार हाँ, लेंस की क्षमता, हाँ उससे आएगा, और बस यही, और कुछ से नहीं। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछेगा। मतलब ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर से बता रहे हो, वरना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थियरी से ही आप लोग टॉप कर जाइएगा। तो चलिए अगला जो अपवर्तन के नियम भी देखिए, पहले वीडियो में हमने बताया था कि प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम अपवर्तन के नियम के दोनों के बराबर ही होता है। इसमें भी होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम में था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे तो देखिए, तो बेसिकली उसमें क्या है ना, अपवर्तन के इसमें है अपवर्तन के नियम। जो पहला नियम है ये कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही नियम परावर्तन में आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा तथा परावर्तित किरण, ये सभी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों सेम होता है, लेकिन बट इसमें का जो सेकंड लॉ है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अपवर्तन के सेकंड नियम को ना हम लोग स्नेल्स के नियम भी से जानते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि स्नेल का नियम क्या है, तो बेसिकली आप लोग पहला लाइन लिखिएगा कि स्नेल के नियम को हम अपवर्तन के दूसरे नियम से भी जानते हैं। एक लाइन तो इतना हो गया। उसके बाद अपना स्नेल्स का नियम लिख दीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ईजिली आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए स्नेल्स का नियम पहले देखते हैं क्या है, अपवर्तन के द्वितीय नियम को देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें बाहर थोड़ी सी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, तो इसमें काम क्या ही कर सकते हैं, तो सॉरी इसके लिए। और तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए स्नेल का नियम का जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो यहाँ पे दिया होगा। देखिए यहाँ पे एंगल आई इजल टू आयतन को, सॉरी आपतन कोण होना चाहिए ना, आयतन लिखा है आपतन कोण, और एंगल आर इजल टू अपवर्तन कोण। देखिए एक नियतांक जो बनता है हमारा वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो देखिए अब ये तो यहाँ पे स्नेल का नियम का फॉर्मूला इजिली हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर। तो अब इसके बाद हमारा जो आएगा प्रिज्म। प्रिज्म भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हमने जानना है जी। देखिए प्रिज्म जो होता है ना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्श माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है, उसे हम प्रिज्म कहेंगे। देखिए प्रिज्म का फिगर ऐसे होता है। प्रिज्म में बेसिकली 5 सतह होती हैं। तो देखिए इसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस वगैरह ये दिया हुआ है, बिकॉज ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो इस पर आप लोग ध्यान ना दें। अब विचलन कोण वगैरह का देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब लेंस को जब शुरू करते हैं, लेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे हम लोग देखते हैं। देखिए लेंस, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। बिल्कुल सही बात है जी। देखिए लेंस में ना सब चीज़ें दो दो होती हैं। जैसे में हमारा जो दर्पण था उसमें फोकस एक थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी जो रेडियस जो सेंटर था वो भी एक था, और जो रेडियस था वो भी एक था। लेकिन बट इसमें हम लोग आएंगे ना लेंस में, इसमें सारी चीज़ें दो हो जाएंगी, फोकस भी दो हो जाएगा। और इसमें जो होता है ना सॉरी दर्पण में जो पोल था इसमें आ जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहते हैं यार उसको, इसमें इसे ओ से सूचित किया जाएगा। हाँ ऑप्टिकल सेंटर इसमें आ जाएगा। तो
देखते हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है दोनों भाई। चलिए देखिए, अब लेंस के प्रकार देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जो लेंस होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तल लेंस, सेकंड होता है अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। अवतल लेंस में मध्य भाग भी की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। बिल्कुल सही है जी। अब फर्स्ट है कि उत्तल लेंस के विभिन्न रूप है। देखिए उत्तल लेंस बहुत प्रकार के होते हैं, जिनके अब नाम हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो होता है ना, उभय तल होता है। देखिए उभयतल में ये होता है कि ना, जिसके दोनों तल उत्तल हो। क्लियर है। अब सेकंड कह रहा है समतोत्तल। देखिए समतल समतलोत्तल। देखिए समतलोत्तल में जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो। क्लियर है। अगला है हमारा थर्ड नंबर की अवतलोत्तल। देखिए अवतलोत्तल में जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं जी। चलिए ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समतल लेंस सॉरी अवतल लेंस और उत्तल लेंस पे आपको फोकस करना है जी। देखिए अब अवतल लेंस का प्रकार है यहाँ पे, एक है उभयअवतल है, जिसके दोनों तल अवतल होते हैं जी, बिल्कुल सही है जी। सेकंड है समतावतल, सॉरी समतलावतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल है। वो क्लियर है। अब थर्ड कह रहा है उत्तलावतल। उत्तलावतल में क्या होता है, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए वक्रता केंद्र, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह को हम वक्रता केंद्र कहते हैं जी। अब सेकंड है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही है जी। अब चलिए जी अगले हम टॉपिक पे चलते हैं जी। अगला हमारा टॉपिक तो नहीं है, बट अगला इसमें लिखा गया है कि लेंस की वृत्तीय परिधि की व्यास को उसका द्वारा कहते हैं। देखिए ये जो है ना, लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए बस इसको। चलिए अब यहाँ पे उत्तल लेंस दिया गया है और अवतल लेंस दिया गया है। तो देखिए इसमें फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है, अवतल और उत्तल लेंस का वही दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रकाश केंद्र आता है, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे में दर्पण में हम लोग का पोल होता था ना, ध्रुव, इसमें वहीं पे हो जाएगा जी ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम कहेंगे प्रकाश केंद्र। देखिए इसका जो डिफिनीशन होगा, कह रहा है कि किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। इसे ओ से सूचित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसे हमने ओ से सूचित करते हैं जी। अब देखिए इसमें आप फोकस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए अब लेंस का फोकस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए लेंस का फोकस जो है ना, लेंस के फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है जी। बिल्कुल सही है। अगला हमारा यहाँ पे फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको पता ही होना चाहिए कि लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रकाश के बीच सॉरी से फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ से सूचित किया जाता है जी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें टॉपिक है कुछ, उसे देखते हैं। इसमें टॉपिक लिखा है कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला जो टॉपिक है, कह रहा है कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए उत्तल लेंस बेसिकली क्या होता है ना, ये एक अभिसारी लेंस इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, सारे प्रकाश की जितनी भी किरणें होती हैं ना, सबको एक बिंदु पे आके एकत्रित कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक इसके उल्टे अवतल लेंस जो होता है ना, वो एक बिंदु से प्रकाश को अनेक अनेक क्षेत्र क्या कहते हैं, अनेक अनेक दिशाओं में वो लेकर फैलाता है। इसीलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं जी, जिससे किरणें अपसरित हो जाती हैं जी। चलिए अब यहाँ पे इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे। अब सॉरी मतलब हाँ, दर्पण में यानी प्रकाश का परावर्तन में भी पढ़ते हैं और प्रकाश का अपवर्तन में भी हम लोगों ने पढ़ना है जी। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वास्तविक प्रतिबिंब, और सेकंड जो है आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है, तो बेसिकली इसमें अपने घर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब हम देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, अरे भाई कहाँ गया, वास्तव में, अच्छा 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 अच्छा, जस्ट वेट। तो चलिए जी
अब आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। देखिए इसे इंग्लिश में वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज कहते हैं। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं जी। क्लियर है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए आभासी जो होगा ना वो हमेशा सीधा, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही होता है, ये हमेशा सीधा ही रहता है। चलिए अब इसमें नोट में कुछ लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए अब लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट देखिए, इसमें किरण आरेखों की बनावट के बारे में हम देखेंगे। देखिए जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, देखिए ये जो इसमें बताया गया ना किरण आरेख की बनावट, इसी नियम को हम लोग यूज करके ना जितने भी ऐसा इमेज जो ड्रॉ होगा ना उत्तर लेंस अवतर लेंस में, वो सब हम लोग इसी इसी रूल्स को फॉलो करके उसमें बनाएंगे। तो इसमें देख लीजिए लोग कैसे कैसे होता है। देखिए जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो वो फोकस से होकर जाएंगे। क्लियर है दोनों में। जब आपतित किरण फोकस की दिशा में, जब आपतित किरण फोकस की दिशा में होगी ना तो फिर भी वो वहीं से जाएंगी जी। चलिए अब ये भी क्लियर हो गया। अब अगला हमारा क्या है, जब आपतित किरण प्रकाश केंद्र पे, देखिए अब जब आपतित किरण जब प्रकाश केंद्र की दिशा में हो ना तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर जाती हैं जी। चलिए अब ये हो गया। अब उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब, देखिए अब उत्तर लेंस में हम लोगों ने क्या इमेज ड्रॉ करना है जी। देखिए जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में, देखिए जब भी वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। और सेकंड में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और थर्ड में प्रतिबिंब लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु होगा। बिल्कुल सही बात है जी। और सेकंड कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, देखिए जब वस्तु फोकस पे स्थित होगा ना तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्लियर है। अब थर्ड में कह रहा है कि जब वस्तु F1 तथा F2 के बीच ऐसी, तो देखिए यहाँ पे F1 और 2F1, F1 ये हमारा फोकस और 2F1 जो है वो हमारा वक्रता केंद्र है जी। देखिए इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। और सेकंड में प्रतिबिंब 2F2 यानी कि द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। थर्ड में कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे 4 नंबर जो कंडीशन है वो कह रहे जब वस्तु 2F1 यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब 2F2 यानी कि द्वितीय जो वक्रता केंद्र है उस पर बनेगा। और थर्ड में है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा जी। सॉरी मतलब आकार के यानी कि बराबर होगा जी। अगला हमारा जो कंडीशन है वो करेगा जब वस्तु 2F1 यानी कि द्वितीय वक्रता केंद्र तथा सॉरी प्रथम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब F2 और 2F2 यानी कि द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा जी। थर्ड में है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा जी। बिल्कुल ही पता है वस्तु से छोटा ही बनना है उससे। चलिए सिक्स्थ कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा ना तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा जी। चलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अवतल लेंस में हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। देखिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बना, देखिए जब वस्तु अनंत और तथा लेंस के बीच हो ऐसी, जो देखिए जब भी वस्तु प्रतिबिंब सॉरी जब भी वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब लेंस तथा F2 के बीच में बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा जी। क्लियर है। अब अगला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए जब भी वस्तु अनंत पर स्थित होगा अवतल लेंस में तो हमारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। और सेकंड में है कि प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। थर्ड है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा जी। चलिए ये भी क्लियर हो गया जी। अब अगला हमारा कह रहा है कि अब उत्तर लेंस का चिन्ह प्रपाटी, देखिए उत्तर लेंस का चिन्ह प्रपाटी होगा कि वस्तु दूरी यानी कि वस्तु दूरी होगा जो वो निगेटिव में हो जाएगा, फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, वस्तु ऊंचाई पॉजिटिव, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा निगेटिव होगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब दूरी जो होगा निगेटिव होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा जी। अब अवतल लेंस का चिन्ह प्रपाटी भी उसी अनुसार है जी। चलिए अब लेंस सूत्र को देखते हैं। देखिए लेंस सूत्र जो होता है ना, लेंस के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं जी। क्लियर है। देखिए अब लेंस सूत्र हमारा ये रहा। अब लेंस सूत्र को हम लोग आप लोग थोड़ा सा लेंस सूत्र को सिद्ध करना सीख लीजिएगा, बिकॉज ये सब पूछता है क्वेश्चंस में। तो देखिए 1/v इज -1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पे हो गया जी। चलिए अब अगले हम पेज पे चलते हैं। देखिए जी आवर्धन मेरा टॉपिक एक छूट गया था। देखिए आवर्धन है जो, आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए आवर्धन जो था ना वो दर्पण में निगेटिव होता है, बट इसमें जो होगा ना आवर्धन m इज इक्वल टू H1 अपॉन में सॉरी HI अपॉन में HO इज इक्वल टू पॉजिटिव v अपॉन में u होगा। उसमें निगेटिव v था, इसमें पॉजिटिव होगा जी। चलिए अब लेंस की क्षमता यानी कि इसे डायोप्टर इसका तो वो होता है, पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए लेंस की क्षमता p उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रम से मापी जाती है, व्युत्क्रम से मापी जाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए इसका जो इसमें देखिए जब भी ना फोकस मीटर में दिया हो या फिर किलोमीटर में दिया हो, तो किलोमीटर में दिया हो ना तो हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करके तब उसका लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमेशा ये मीटर में ही होना चाहिए फोकस दूरी। चलिए अब इसका सूत्र होता है P=1/f, जहाँ P हो जाता है लेंस की क्षमता और F जो होता है वो फोकस दूरी हो जाता है जी। चलिए अब कह रहा है कि संपर्कित लेंसों की कुल क्षमता उनके अलग अलग क्षमताओं का योग होता है। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए अब नोट में लिखा है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बिल्कुल ये बात बहुत सही है। अब चलिए जी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ज़ाया हम नहीं करना चाहते। और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए गॉड सीरीज में आप लोग एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इंशाल्लाह आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और